हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि 4 चिनार को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था टिग्रे रीजन को लेकर के। तो टिग्रे रीजन को अगर हम मैप में व्यू करें तो आप सभी को पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट जो है, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और कंट्री का नाम है इथियोपिया। ये जो इथियोपिया है वो अफ्रीका की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इथियोपिया का जो नर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसको टिग्रे रीजन के नाम से जानते हैं। और ये जो टिग्रे रीजन है यहाँ पर टिग्रियन, इरोब और कुनामा जो पीपल्स हैं उनका ये होमलैंड एरिया है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक जैसे इशू देखने को मिले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से ये टिग्रे रीजन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ओके, तो ये टिग्रे रीजन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। आज आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये भी बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, उन कंट्रीज़ के नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है सेडिशन लॉ को लेकर के। कल भी हमने डिस्कस किया था, इसके जो बेसिक प्रोविजन है उन सभी को कंप्लीट हमने इसको लेकर के स्टडी किया था। सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि सेडिशन जो लॉ है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। सेडिशन लॉ को लेकर के अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें तो हमारे सीजीआई एनवी रमन्ना ने लास्ट ईयर जुलाई 2021 में इनको लेकर के इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि हम इंडिया जो है उनको ब्रिटिश एरा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस एरा के टाइम में भी एक रिस्ट्रिक्शंस, एक हडल के रूप में क्रिएट किया था सब कुछ, जैसे कि महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके ऊपर सेडिशन लॉ के बेसिस पर चार्जेस लगाए गए थे और उनको अरेस्ट किया गया था। तो उन लोगों को इंडिया को क्या करना चाहिए, टाइम के साथ में ख़त्म किया जाना चाहिए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस तरीके से इसको लेकर के ट्रीट करोगे। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी स्टेटमेंट आया है कि हम सेडिशन लॉ को चेंज किया जाना चाहिए या उसमें क्या चेंज होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, या उसको कंप्लीटली नलीफाई किया जाना चाहिए। इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो उसको लेकर के डिस्कशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप टाइम बताइए कि कितने टाइम में आप इसका रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इसका जो टाइम बाउंडेशन जो लिमिट है उसके ऊपर कोई भी आंसर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि आप बोल रहे हैं कि आप रिव्यू करोगे, लेकिन पहले जिनके ऊपर सेडिशन लॉ के बेसिस पर चार्जेस लगाए गए हैं उन लोगों को आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, इसको लेकर के भी आपकी गाइडलाइंस और आउटलाइन होनी चाहिए। ओके, सेडिशन लॉ आप सभी को पता है। थोड़े से बेसिक फैक्ट्स अगर हम ओवरव्यू करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इंडियन पीनल कोड के अंडर सेक्शन 124A जो है उसके अंडर ट्रीट किया जाता है सेडिशन लॉ को लेकर के। ओके, जब ब्रिटिश एरा हमारे इंडिया के ऊपर रूल था तब सेडिशन लॉ जो है उसको चार्ज किया गया था, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 के बाद में तो सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं किया गया। हालांकि जो हमारा आईपीसी एक्ट है, इंडियन पीनल कोड, उसमें इसको इंसर्ट रखा गया। फिर टाइम के साथ में केदारनाथ केस हुआ 1962 में, उसमें सेडिशन लॉ को अपहेल्ड रखा गया और उसके बाद में रेगुलर चला आ रहा है। हालांकि डिस्कशन टाइम टू टाइम हुआ है, लेकिन सेडिशन लॉ जो है वो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया एंट्री कर रहा है, फिर भी हम ब्रिटिश एरा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडिया के ऊपर उनको रेगुलेट कर पा रहे हैं। ओके, तो इसी को लेकर एक क्वेश्चनिंग है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिजल्ट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या बात रखती है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें अपना क्या रिजल्ट रखता है, ये देखने वाली बात होगी। ओके, तो इस सेडिशन लॉ से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन कौन से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो किस तरीके से हमारी जो लेजिस्लेचर बॉडी जो है उसका हम यूज़ करके इनको अमेंडमेंट कर सकते हैं और हमारे प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर के आपके व्यू रख लिए जाएंगे। तो यहाँ पर
अब जो भी कमेटी अगर बनाई जाती है और कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है, तो जब भी इस तरीके से व्यू रखे जाएं तो स्पेसिफिक टर्म्स को लेकर के अगर कोई कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन रखी है तो उन रिकमेंडेशंस को आप डायरेक्टली वहां पर रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो श्रीलंका में कुछ इशू देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है बैकग्राउंड क्या है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इशू देखने को मिले, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म सेक्टर पर मेजॉरिटी में रिलाई करती है। वो सेल्फ रिलायंट के ऊपर उस कंट्री ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। फिर जैसे जैसे कोविड आया और उससे पहले वहाँ पर कुछ अटैक हुए, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शटर हो गई, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब वहाँ पर प्रोडक्शन, दूसरा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ चेंजेस किए कि हम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पॉलिसी को फॉलो करेंगे, मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी वजह से बाहर से जो वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट जो कर रहे थे फर्टिलाइजर्स का, वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ का एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था उससे आधा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिली। और जो मूवमेंट है, जो भी इशू हुए, जो भी सर्कमस्टेंसेज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टेड होकर के ये सारे इशू जो हैं वो एक सर्किल के रूप में जनरेट हो गए। तो वहाँ पर जो रेगुलर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट में श्रीलंका में 8 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। तो ये इशू है। हालांकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में वो अर्ज कर रही है लोगों से कि आप रुकिए, थोड़ी सी पेशेंस बनाकर रखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो माइनॉरिटी को लेकर के है। अभी कुछ टाइम पहले माइनॉरिटी जो टैग है उसको किस तरीके से आप रख सकते हो, माइनॉरिटी टैग कौन कौन दे सकता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने यू टर्न लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एक बात रखी थी कि माइनॉरिटी स्टेटस, कोई भी कम्युनिटी जो है left the Supreme Court displeased on Tuesday even as the political push for giving Hindus the minority tag in as many 10 states where the religious community is numerically low turns increasingly strident। यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले डिस्कशन चल रहा था, जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि देखो क्या करना है, हमें ये करना है कि हम एरिया बेसिस के ऊपर जो माइनॉरिटी का जो टैग है वो दिया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पर हिंदू जो है इंडिया में मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है, तो उनको माइनॉरिटी में जो फिक्स करना है वो जो एरिया बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पर आप या फिर स्टेट लेवल पर उनको माइनॉरिटी दे रहे हो, आप एरिया बेसिस पर उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करो स्टेट बेसिस पर। तो इनका जो माइनॉरिटी टैग को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड था उसमें उन्होंने चेंज किया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्टैंड से खुश नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो इस तरीके का जो इशू है वो हमारे आने वाले टाइम में इंडिया में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि माइनॉरिटी टैग आप दोगे तो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी आप स्पेशल बेनिफिट्स जो देते हो वो आप उन कम्युनिटी को भी दोगे, जिसको लेकर के जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है वो एरिया स्पेसिफिक में अगर माइनॉरिटी बनेगी तो उसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो माइनॉरिटी में है उनको लेकर के और जो एरिया स्पेसिफिक में जो माइनॉरिटी में है उनमें कुछ क्लैश देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर दिल्ली में जो बीजेपी प्रेसिडेंट है आदेश गुप्ता, उन्होंने कुछ बात रखी है कि हम इंडिया में टाइम टू टाइम बहुत सारे रूलर्स आए 1947 से पहले। ब्रिटिशर्स से पहले भी आप सभी को पता है कि यहाँ पर मुगल आए। टाइम टू टाइम बहुत सारे रूलर आए, जिनके बेसिस पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया जो हैं उनके नेम रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर मिस्टर आदेश गुप्ता ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि हमारे कंट्री की जो भी रोड्स हैं, जैसे कि लुटियंस दिल्ली रोड जो है उनका रीनेम होना चाहिए। सेम इसी तरीके से उन्होंने अदर एरियाज़ की बात की कि अदर एरियाज़ में जो भी रोड्स हैं उनके नेम चेंज होने चाहिए। जैसे अकबर रोड है, जहांगीर रोड है, शाहजहाँ रोड है, इन सब के नेम चेंज होने चाहिए और उनके नेम, उन रोड्स का जो नेम है वो हमारे इंडिया के जो ब्रेव सन रहे हैं, जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी है कि हाँ उनका नाम चेंज किया जाना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी लीडर ने दिल्ली में जो 40 विलेजेस हैं उनके रीनेम की भी बात की थी। तो उन्होंने न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं, जो काउंसिल के एक मेंबर हैं, उनसे अर्ज किया कि आप बताइए किस तरीके से इनका नाम चेंज कर सकते हैं और उनका नाम चेंज होना चाहिए।
अब यहाँ पर उन्होंने बात रखी है कि देखो रोड के जो नेम है उनमें कुछ स्पेसिफिक नेम उन्होंने दिए हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह नेम होना चाहिए, महाराणा प्रताप नेम होना चाहिए, हमारे कंट्री के फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत उनके नेम पर, मतलब हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री को एस्टेब्लिश करने में, एक फ्री कंट्री, एक डेवलपमेंट कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करने में जिन संत ने काफ़ी मेहनत की है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री के रूप में इंडिया एस्टेब्लिश हो पाए, जिन सब ने कोलेब्रेशन एंड कोऑपरेशन और ये सब का फाउंडेशन रखा है, उन्हीं के नेम पर, उन्हीं का जो नाम है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए इन सभी जगह पर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर के। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है हम रेगुलर कोई ना कोई डाटा डिस्कस करते रहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर के। तो यहाँ पर 5th एडिशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें बहुत सारे जो डाटा हैं हमारी सोसाइटी को लेकर के जो डाटा है वो पब्लिश हुए हैं टाइम टू टाइम, और इसमें देखने को मिला है कि हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें काफ़ी वैल्यूएबल चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हम देखेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन जो है, जिसके अलावा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में जो रजिस्टर्ड होता है बर्थ वो, और न्यूट्रिशन लेवल, इन सभी के ऊपर कुछ लाइट डालने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इन सभी पैरामीटर्स में जनरल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ओके, न्यूट्रिशन में मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिले हैं। जो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन है उनमें कुछ गेन देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ में जो ओबेसिटी लेवल जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एनीमिया की जो प्रिवलेंस है अगर हम देखें 2015-16 लास्ट जो है हैज़ एक्चुअली वर्सेंट सिंस द लास्ट सर्वे इन 2015-16, मतलब लास्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो एनीमिया का जो प्रिवलेंस है कंट्री में वो ज़्यादा वर्सन कैटेगरी में आ गया है, मतलब एनीमिया से रिलेटेड जो इश्यू हैं वो हाइक हो रहे हैं। यहाँ पर जो सर्वे अभी हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बिहेवियर बेसिस पर और सोशियोलॉजिकल जो चर्न देखने को मिला है उसमें भी रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। ओके, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हमारे इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है, और ये हमारी कंट्री की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 जो है उससे भी रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। कुछ स्टेट्स में तो काफ़ी कम है, हालांकि कुछ में थोड़ा हाइक लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है, देखो फर्टिलिटी रेट ना सिर्फ ओवरऑल अगर हम देखें बल्कि कम्युनिटी बेसिस पर भी अगर हम देखें तो 2015-16 में 2.6 यहाँ पर देखने को मिली, और अभी मुस्लिम्स में 2.3 देखने को मिली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट जब कंडक्ट हुआ था 1992-93 में, तो उस टाइम 4.4 यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती थी मुस्लिम कैटेगरी में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिला है। मतलब हमारे यहाँ पर सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैरिड वीमेन को लेकर के बताया गया है कि टोटल मैरिड वीमेन में से 1/3 जो हैं, 1/3 से भी कम जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ओके, 44% जो हैं उनको मार्केट में अकेले जाने तक की फ्रीडम नहीं है अभी भी, प्रेजेंट टाइम में भी। ओके, और यहाँ पर कुछ उनकी बेसिक चीज़ों के बारे में जो उनकी फैमिली लाइफ जो है उनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात देखें तो दिस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर लीगल क्वेश्चन सराउंडिंग मैरिटल रेप। ओके, सेक्सुअल जो भी रिलेशंस हैं उनको लेकर के अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्लिक्टेड हैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में, जिसकी वजह से मैरिटल रेप जो टर्म है जिसको लेकर के क्वेश्चनिंग बार बार हो रही है कि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर को बनाया जाए। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जिस तरीके के इशू सामने देखने को मिल रहे हैं उसके बेसिस पर मैरिटल रेप को क्वेश्चनिंग जो की जा रही है वो लीगल जो डिमांड की जा रही है वो सही हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कि जिस तरीके से इक्वलिटी, चॉइस, फ्रीडम इन मैरिज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैन को जो मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है वो दी जा रही है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही है, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सेंसस, लेबर, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ सर्वे होते हैं टाइम टू टाइम
अलग अलग सर्वे होते हैं जिसमें हमारी सोसाइटी की बेसिक चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए कि ये जो भी सर्वेज हैं इनकी रिलायबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इंडिया, हमारा कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक तरीके से सोसाइटी में इंसाइट करने को देखने को मिलता है इन सर्वेज के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर अभी आरबीआई ने कोशिश की है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करो ताकि जो इन्फ्लेशन है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये आर्टिकल आया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना होगा, टाइट मनी पॉलिसी अपनाई होनी होगी। उसके बहुत सारे टूल्स हैं, तो इन्हीं टूल्स में से जो आरबीआई है उन्होंने क्या किया, कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा जो रिजर्व रेशियो है उसको इंक्रीज कर दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आप क्या करते हो, लिक्विडिटी मार्केट में कम करते हो, जिसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ही आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी के थ्रू किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एफएसएसएआई ने अभी जो अपना पॉइंट रखा है कि जो भी हमारे कंट्री के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम रेगुलेट करें कि हेल्दी जो भी ईटिंग हैबिट्स है वो डेवलप हों हमारे पॉपुलेशन में, क्योंकि बहुत सारे इशू जो हैं वो टाइम के साथ में बहुत सारी डिजीज जो हैं वो हमारे इंडिया में डेवलप होने लग गई हैं, जिसमें कैलोरी, शुगर, फैट एंड सॉल्ट, इन सभी की वजह से ये सारी इनका कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है अमोंग यंग जो पर्सन है उनके बीच में। इसके अलावा इंसुलिन इनसफिशिएंसी, एडल्टहुड रिजल्ट्स इन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक एंड रेनल डिजीजेज, मतलब ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। तो इसके ऊपर फोकस करने, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर एफएसएसएआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो भी पैकेज्ड फूड हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनमें किस तरीके से कितनी अवेलेबिलिटी शुगर की है, कितनी फैट की है, कितनी सॉल्ट की है, ये सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन जो है वो देंगे। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि फूड रेगुलेटर जो कोशिश कर रहा है हमारे प्लेट को लेकर के, उसमें ज़रूरत है, पहला तो जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा, उसमें जो हमारे यंग पीपल हैं उनका इंसर्ट नहीं किया गया, मतलब जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर हम पैकेज्ड फूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन तो वही करते हैं। तो यहाँ पर रखा गया है कि जो हमारा सर्वे है वो एक वाइडली लेवल पर होना चाहिए। जो भी बेसिक हैबिट्स हैं उनमें चेंज अगर हमें करना है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई है कि अवेयरनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैकेज्ड फूड से में पहले से फैट इन सभी की अवेलेबिलिटी नहीं शो की जाती है। हाँ, हालांकि आप थोड़े बड़े लेवल पर उनको अच्छे से शो करने की कोशिश करोगे या फिर कुछ ऐसे अपना तरफ से डिजीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ ऐसे साइन इम्प्लीमेंट करोगे जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ ये हजार्डस है। लेकिन यहाँ पर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए, एक अवेयरनेस जो है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं जिसके बेसिस पर जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। इन डाटा में सबसे पहले मीजल्स जो है डिजीज़ उसको लेकर के यहाँ पर कुछ बात रखी गई है कि टाइम के साथ में अगर हम देखें तो जो भी वैक्सीनेशन होता है मीजल्स को लेकर के वो टाइम के साथ में उनकी डोज में डिक्रीज़ देखने को मिला है। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो ग्लोबली लेवल पर और इंडिया में जो मीजल्स के जो केसेस हैं 2021 और 2022 में अगर हम कंपैरिजन करें तो 2022 में 2021 से कंपैरिजन में ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। ग्लोबली लेवल पर भी ये केसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम होता है मीजल्स को लेकर के उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ में उनकी डोजेस को लेकर के डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि उसी की वजह से ये सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हों। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर यूक्रेन में जो प्रेजेंट टाइम में इशू चल रहा है, रशिया ने अटैक किया, तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको हम लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर राइटर का बोलना है कि यूक्रेन जो है, इंडिया को हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को एक बैलेंस रखना है। हमें स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर हम देखें किसी कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनकी तरफ इंक्लाइन ज़्यादा नहीं होना है। हमें सभी कंट्री को लेकर के एक
जो रेगुलेशन, एक मीडिएशन जो है या एक बैलेंस का जो नेचर है वो इंडिया को रखना चाहिए। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं। इन चेंजेस में अगर हम देखें तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेडेशन किया जाए हमारे वेपन्स का, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, जब दूसरी कंट्री के ऊपर रिलायंस होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती हैं। तो इंडिया को अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना होगा, ताकि ये जो प्रॉब्लम है जो यूक्रेन में इशू देखने को मिल रहा है, और आप सभी को पता है कि इंडिया के तो वेस्टर्न पार्ट पर और नॉर्दर्न पार्ट पर चाइना और पाकिस्तान के साथ में रेगुलर इशू देखने को मिलते रहते हैं। तो इंडिया में इस तरीके के इशू आने वाले टाइम में क्रिएट ना हो, इसको लेकर के इंडिया को अभी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के साथ में जो भी कन्फ्लिक्टेड जो है, जो भी इशू हैं, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर इस तरीके के इशू क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। अभी कनाडा में एक बिल पास किया गया है। अभी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें, लास्ट ईयर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर की जो भी न्यूज़ होती है वहाँ पर स्प्रेड होती है। तो इस आर्टिकल में और जो पहले जो न्यूज़ डिस्कस हुई उसमें ये बताया गया था कि देखो, जो हमारा न्यूज़ एजेंसी है उनकी टाइम के साथ में उनका जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। कोविड के बाद में अगर हम देखें तो जो स्मार्टफोन है उनकी अवेलेबिलिटी लोगों के पास में ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जो इंटरनेट है अगर उसका भी हम कंपैरिजन करें तो लोगों के पास में अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो भी न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो मार्केटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। उनका जो एक गैदरिंग जो था, उनकी जो एक आप अगर आप देखोगे कि उनको जो फॉलो करते थे जो लोग, वो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि डिजिटल मीडिया जो है वो आपको हर तरीके की न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। लास्ट ईयर हमने ये भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी सेम इसी तरीके का डिस्कशन चला था कि जो भी न्यूज़ एजेंसी हैं उनका टाई अप होना चाहिए इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ में या फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में, कि अगर आप कोई भी न्यूज़ आपके प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड करोगे तो जिस भी न्यूज़ एजेंसी की वो न्यूज़ है आपका उसके साथ में टाई अप होना चाहिए, आप उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दोगे, तभी जाकर के आप न्यूज़ को इस तरीके से स्प्रेड कर पाओगे। नहीं तो आपके ऊपर जो भी एक तरीके से जो वैलिडेट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे। हालांकि जब ये क्वेश्चनिंग की गई थी ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पर फेसबुक और जो गूगल सर्च इंजन है उन्होंने बोला था कि हम इस कंट्री में या फिर इस कॉन्टिनेंट में यूज़ करना या फिर हमारे जो भी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ करना बंद कर देंगी। लेकिन इस तरीके का हालांकि कुछ इशू नहीं हुआ, अभी भी रेगुलर वहाँ पर सर्च इंजन और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रेगुलर चल रहे हैं। तो कनाडा में इस तरीके का लेजिस्लेशन रखा गया है कि पब्लिशर और प्लेटफॉर्म जो रिलेशनशिप है उनको मॉडरेट करने की कोशिश की गई है, कि जो भी न्यूज़ पब्लिशर हैं उनको आप क्या करोगे, रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें आप उनको पार्टीशन दोगे, पहले आपका टाई अप होना चाहिए। और टाई अप अगर आप में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो भी न्यूज़ पब्लिशर है उनमें टाई अप होना चाहिए, तभी उसके बेसिस पर आप न्यूज़ को स्प्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो इनके बेसिस पर इनके खिलाफ में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके खिलाफ में स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस या फिर स्ट्रिक्ट जो भी एक्शन है वो लेने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहीं पर रिलेटेड है और इस आर्टिकल में बताया गया है बर्ड्स को लेकर के। 5 मई को बर्ड को लेकर के कुछ डाटा पब्लिश हुए। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड एंड एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पब्लिश्ड ऑन 5 मई। उन्होंने ये बताया है कि 10,994 जो सर्वाइविंग स्पीसीज है बर्ड की, उनमें से 48% की पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि टाइम के साथ में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे अगर हम देखें तो जो प्राइमरी नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिला है, उनका कन्वर्जन जो है वो डायरेक्टली देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये जो इश्यूज हैं इनकी वजह से बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उनमें हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टाइम के साथ में उनको चेंज कर दो या फिर ये बोलो कि हम नेक्स्ट ईयर्स को कंडक्ट करवाएंगे। ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि लोकल लेवल पर जो हमारी जो भी गवर्नेंस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। इसके अलावा जो भी लोकल एरिया में जिस तरीके से
जो पॉलिटिक्स है या जिस तरीके से वहाँ पर गवर्निंग बॉडी है, उन सभी को इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। ओके, और इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो असानी, अभी साइक्लोन देखने को मिला है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म असानी, बे ऑफ बंगाल्स में ये प्रोडक्शन हुआ, मतलब प्रोड्यूस हुआ ये स्टॉर्म जो है। तो ये साइक्लोन, इसका नाम असानी क्यों रखा गया? आप सभी को पता है इंडिया के कोस्टल एरिया को इफेक्ट करेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो नेम है वो किस तरीके से आया। ओके, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारा वाटर लेवल है, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जो भी स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ रीजनल एरिया में, ओके, कुछ रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स जो हैं वो बना रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैप के थ्रू, आप पहले यहाँ पर व्यू करने की कोशिश कीजिए, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, नेट का इशू है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, जो हम यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है, मतलब नर्दन जो इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी उसमें इंक्लूडेड है। तो इस एरिया में नर्दन जो इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, इनमें कोई भी साइक्लोन अगर जनरेट होता है तो उनका नेमिंग किस तरीके से होगी, इस चीज़ को लेकर के इस एरिया में एक रीजनल बॉडी डिसाइड की गई, और वो जो रीजनल बॉडी है उसके रूप में काम करती है हमारे इंडिया की IMD। ओके, इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो रीजनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में इस एरिया को लेकर के काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 13 के कंट्रीज जो हैं वो इस रीजनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंडर आती हैं, जिसमें अगर हम कंट्रीज़ के नेम देखने की कोशिश करें तो आपको ये नेम ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर जो साइक्लोन है असानी जो है, ये जो नेम है वो श्रीलंका ने दिया था, और अब आने वाले टाइम में जो अगर कोई साइक्लोन आएगा तो वो उसका नाम होगा सीतरंग, और वो नाम दिया है थाईलैंड ने। इससे पहले अगर हम बात करें कि लास्ट साइक्लोन जो है वो जावद आया था और उसको नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने। तो यहाँ पर ये नर्दर्न इंडियन ओशियन, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी। यहाँ पर कोई भी साइक्लोन अगर जनरेट होता है तो यहाँ पर 13 कंट्रीज़ हैं, वो उनके नेम डिसाइड करेंगी। इन 13 कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा कंट्री है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये ईरान, यहाँ पर आ गया यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये हो गया ओमान, ये हो गया यमन। ये कंट्री जो है वो मिल करके यहाँ पर क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। ओके, और यहाँ पर एक कंट्री है मालदीव अभी रेगुलर न्यूज़ में भी है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो गवर्नमेंट थी वो चाइना से इन्फ्लुएंस होकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया को यहाँ पर रेगुलेट मत करने दो। ओके, तो कुछ इशू है जिसकी वजह से जो मालदीव है वो न्यूज़ में है। तो ये 13 कंट्रीज़ हैं। इन 13 कंट्रीज़ में अगर हम देखें, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है ना, वो कल का इंडियन एक्सप्रेस आप स्टडी करना, उसका एक्सप्लेन पेज है। ओके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेन पेज पर इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर ये 13 कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अपनी अपनी तरफ से नेम डिसाइड करती हैं। हर कंट्री जो है वो 13 नेम यहाँ पर दे रखे हैं हर कंट्री ने। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो 13 कंट्रीज़ हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल नेम से इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, और फिर उनके नाम के सामने कॉलम बना लिए गई। 13 कॉलम यहाँ पर बना रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से 13 कॉलम। अब यहाँ पर मान लो अल्फ़ाबेटिकल अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री आएगा बांग्लादेश, उसके बाद में आएगा इंडिया। अल्फ़ाबेटिकल समझ गए ना कि कंट्री का नेम जो है वो किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, उसके बेसिस पर यहाँ पर नेम जो है वो 13 कंट्रीज़ को यहाँ पर रख लिया गया। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो मान लो बांग्लादेश ने 13 नेम दिए, तो इनको इस तरीके से कॉलम में उनके सामने से रख लिया जाएगा। फिर इंडिया ने कोई नाम दिया, फिर इस तरीके से स्टार्ट होता है कि मान लो कोई साइक्लोन आया तो सबसे पहले बांग्लादेश ने जो पहला नाम दिया उसको चूज़ कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर इस एरिया में कोई साइक्लोन आया, फिर इंडिया ने जो नाम दिया उसके बाद में उसको चूज़ कर लिया जाएगा। इंडिया के बाद में आता है ईरान, तो ईरान ने जो नाम दिया उसको चूज़ कर लिया जाएगा। इस तरीके से जो फर्स्ट कॉलम है इसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड कॉलम है उसको यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके इस तरीके से ये जो कंप्लीट नेम है उनको डिसाइड किए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके,
एक सेकेंड। तो ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली है। जो हमारा फॉरेन पेज है वहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है, और जो नेक्स्ट जो पेजेस हैं उनमें भी रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें तो मैक्सिमम जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पर वो सेडिशन लॉ को लेकर के ही है कि पैनल ने ये डिसाइड किया है कि हम चाहते हैं कि चेंजेस होने चाहिए सेडिशन लॉ में। ओके, तो ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।